नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मोस्ट। आज की क्लास में हम आपके लिए मॉडल पेपर लेके आए हैं। आज का 7वां मॉडल पेपर है। 6 मॉडल पेपर करा दिए गए हैं। आज का पहला प्रश्न पत्र है जिसमें 7 मॉडल पेपर हैं। आज का 7वां मॉडल पेपर है जिसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन जांचने के लिए आप अपने साथ पेन और नोटबुक साथ में रखें और आंसर देते जाएं क्वेश्चनों के। फिर बाद में आप चेक करें कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। आशा कर रहा हूं आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर रहे होंगे और आपके भविष्य की भी कामना कर रहा हूं कि आपका भविष्य बहुत ही अच्छा बने, आप अच्छी प्रिपरेशन करें और अच्छे मार्क्स लाएं। आज का मॉडल पेपर शुरू करने से पहले आपके लिए मोटिवेशन है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। दोस्तों, हमारा भविष्य है वो हमारे वर्तमान पर ही निर्भर करता है। हमें अपने लक्ष्य पर ही काम करते रहना चाहिए। हमें लक्ष्य को एक बना लेना चाहिए कि हमें इस लक्ष्य पर चलना है तो उसी लक्ष्य पर चलना चाहिए। शुरू करते हैं। आज का मॉडल पेपर है जिसमें 75 प्रश्न होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में 75 क्वेश्चन होते हैं। 75 क्वेश्चन है वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम इन मॉडल पेपरों में आपके लिए साइकोलॉजी के क्वेश्चन है वो लेके नहीं आए हैं। जो साइकोलॉजी की क्वेश्चन है वो नहीं है इन मॉडल पेपरों में। साइकोलॉजी क्वेश्चन अलग से मॉडल पेपर करा देंगे हम आपके लिए। साइकोलॉजी के मॉडल पेपर अलग से करा देंगे। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको लेके आएंगे साइकोलॉजी की, वो बना के रखिए हमने पीडीएफ, हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। आपके लिए वीडियो भी अपलोड कर देंगे। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं और टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, आज का मॉडल पेपर 7वां है, इसको शुरू करते हैं। इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुक्कुट की आभीरों पर विजय का दावा करता है वो कौन सा अभिलेख है? बिजोलिया का अभिलेख, अर्थुणा का अभिलेख, गठियाला अभिलेख, चीरवा अभिलेख। अनुत्तरित प्रश्न। तो आपका सही जवाब होगा गठियाला अभिलेख है। वो प्रतिहार शासक कुक्कुट की आभीरों की विजय का दावा करता है। जो कुक्कुट की विजय हैं उनके बारे में गठियाला अभिलेख में बताया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा। गठियाला अभिलेख 861 ईस्वी में लिखा गया था। गठियाला अभिलेख है जोधपुर से 20 मील उत्तर में गांव से प्राप्त 2 अभिलेखों में मंडोर के प्रतिहार वंश की उत्पत्ति, प्रतिहार शासकों की नामावली एवं उनकी उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। गठियाला अभिलेख कुक्कुट के समय लिखा गया था जिसमें कुक्कुट की आभीरों की विजय का दावा करता है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को पराजित कर मालवा क्षेत्र पर अधिकार किया था? महिपाल प्रथम ने, मिहिर भोज ने, नागभट्ट द्वितीय ने, महेंद्रपाल प्रथम ने। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा मिहिर भोज। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को पराजित कर मालवा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, मिहिर भोज। मिहिर भोज ने पाल वंश के शासक देवपाल को हराया था। देवपाल को हराया था। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक कथन अजमेर के चौहान राजा अजय देव के विषय में सही नहीं है? कथन दे रखे हैं दोस्तों अजय के विषय में, जिनमें से देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। अजय राज ने अजमेरू के नवीन नगर की स्थापना की थी। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज ने गगनमतंग अर्थात गगन के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया था। दिल्ली ढिल्लिका को
अपने अधिकार में लेने वाला प्रथम चौहान शासक था। कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमल देवी का नाम उल्लेखित है। अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, जो गलत है वो दे रखा है आपका दिल्ली ढलिका को अपने अधिकार में लेने वाला पहला चौहान शासक नहीं था ये। तो ऑप्शन हो जाएगा सा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सा। यह सही नहीं है राजार के बारे में। विग्रहराज चतुर्थ था, जिसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। चौहानों का स्वर्णकाल विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है। विग्रहराज पर दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। अजय राय था वो नहीं था। विग्रहराज दिल्ली पर शासन करने वाला जो विग्रहराज चतुर्थ था, जिसने तोमर वंश के तमर राजा को पराजित करके दिल्ली पर शासन किया था, वो प्रथम शासक था विग्रहराज चतुर्थ। तो आपका इसमें गलत जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा। आपका अगला सवाल है, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है दोस्तों, और नीचे कूट दे रखे हैं कि कौन कौन से कथन सही हैं। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। वह मालवा के नरबनवन को पराजित करने में असफल रहा था। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था। वह अपने ही पुत्र के साथ मारा गया था। तो आपके कूट दे रखें कौन कौन से कथन सही हैं। तो इसमें आपके हो जाएंगे, अपने राजकाल में प्रारंभ में उसने गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था, ये तो सही है। वह मालवा के नरबनवन को पराजित करने में असफल रहा था, ये गलत है। दो तो गलत है, दो तो होगा ही नहीं, एक हो जाएगा। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था, हाँ ये भी सही है दोस्तों। अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 सही है। तो 1, 3, 4 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? 1, 3, 4 आपके दे रखे हैं, 1, 3, 4 दे रखे हैं ऑप्शन नंबर आ में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ। अगला सवाल है आपका, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के आक्रमण के बाद रावल जयसिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था? इल्तुतमिश, बलबन, नासिरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन खिलजी। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा इल्तुतमिश के आक्रमण के बाद रावल जयसिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। आपका अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ विजय के बाद किसे चित्तौड़ का प्रशासक बनाया गया था? राणा हम्बीर को, मालदेव सोनगरा को, अमीर खुसरो को, खिज्र खां को। अनुत्तरित प्रश्न। तो खिज्र खां को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के बाद चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया था, खिज्र खां को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दा। ऑप्शन दा आपका सही जवाब हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां को चित्तौड़ का शासक सौंपकर दिल्ली लौट गया था। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिज्राबाद रखा था। खिज्र खां ने चित्तौड़ दुर्ग एवं आसपास के मंदिर तुड़वाकर किले पर पहुंचने के लिए गंभीरी नदी पर पुल बनवाया था। इस पुल में शिलालेख भी चुनवा दिए गए, जो मेवाड़ के इतिहास के लिए बड़े प्रमाणिक हैं। अगला सवाल है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा था? खिज्राबाद, खैराबाद, जलालाबाद, मोमिनाबाद। आपका सही जवाब हो जाएगा जलालाबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालौर को जीत करके उसका नाम बदल करके क्या कर दिया था? जलालाबाद कर दिया था। आपका अगला सवाल है, अमीर के किन 2 मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ था? रणवीर और रिपुदमन, महेंद्रपाल और एवं विग्रहपाल, मानवेंद्र एवं महेपाल, रणमन और रतिपाल। अनुत्तरित प्रश्न। तो हम्मीर के 2 सेनापति थे, रणमन और रतिपाल, जिन्होंने गद्दारी की थी, जिससे उसका रणथंभौर किले का पतन हो गया था। तो ऑप्शन था हो जाएगा आपका सही जवाब। अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर के सेनापति रणमल को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था। रणमल और रतिपाल ने दुर्ग के खाद्यान्न में हड्डियां मिलाकर अपवित्र करवा दिया।
ऐसी स्थिति में हमीर ने लड़ते हुए मरना उचित समझा और 11 जुलाई 1301 को वीरों ने केसरिया और हमीर की रानी रंग देवी ने की नेतृत्व में जौहर हुआ था 1301 में, 11 जुलाई 1301 में। यह राजस्थान का प्रथम शाखा था। राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर में हुआ था, जो 11 जुलाई 1301 में हुआ था। आपका अगला सवाल है, अकबर ने प्रताप को समझाते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे थे। निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया था? 4 शिष्टमंडल भेजे थे अकबर ने राणा प्रताप के लिए। भगवान दास, टोडरमल, अबुल फजल, जलाल खां, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें अबुल फजल। अबुल फजल थे वो शिष्टमंडल के नेतृत्वकर्ता नहीं थे। अकबर ने प्रताप को मनाने के लिए, समझाने के लिए भगवान दास को भेजा था, टोडरमल को भेजा था, जलाल खां को भेजा था। 4 शिष्टमंडलों को भेजा था। जलाल खां करोची नवंबर 1572 में गए थे। 72 में 1, 73 में 3। एक 72 में गया था, वो था जलाल खां। जलाल खां 72 में गया था। फिर मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल ये 73 में गए थे तीनों। मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल, ये क्रम से हैं। जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल। जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल। 172, 3, 73, 172, 3, 73 ऐसे याद कर लेना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा, अबुल फजल इसमें शामिल नहीं था। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 में परास्त किया था? खानवा के युद्ध में, बनयाना के युद्ध में, बसवा के युद्ध में, खंडार के युद्ध में? आपका सही जवाब होगा बयाना के युद्ध में। बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को, जिसमें राणा सांगा ने बाबर की सेना को परास्त किया था। आपका अगला सवाल है, मानसिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया था? काबुल, बंगाल, बिहार, मालवा, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा बिहार। मानसिंह ने बिहार प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को निमंत्रित किया था। आपका अगला सवाल है, अपना सिर काट कर देने वाली हाड़ा रानी का नाम क्या था? रानी पद्मिनी, रानी लक्ष्मी, सलह कमर, सरोज कमर, अनुत्तरित प्रश्न। जिसने अपना सिर काट करके दे दिया था वो थी हाड़ी रानी सलह कमर। कौन थी? सलह कमर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा। सलूमर के राव रतन सिंह चूणावत की पत्नी और बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री थी, जिसका मूल नाम सलह कमर था। चूणावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छत्राणी, सेनानी नामक उक्त कविता की रचना कवि मेघराज मुकुल ने की थी। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? भद्राजून, लोहावट, कांडूजा, खरातल, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा भद्राजून। भद्राजून में मुगल से संघर्ष के लिए सेना को संगठित किया था राव चंद्रसेन ने। अगला सवाल है आपका, मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? काबुल, बलूचिस्तान, कांधार, बंगाल, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा बंगाल, ऑप्शन द। ये सैन्य अभियानों में शामिल नहीं था बीकानेर के राय सिंह के सैन्य अभियान। बीकानेर राय सिंह के सैन्य अभियान थे काबुल था, बलूचिस्तान था, कंधार था। काबुल, बलूचिस्तान, कंधार ये उसके सैन्य अभियान थे, लेकिन बंगाल उसका सैन्य अभियान नहीं था। अगला सवाल है आपका, 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? उदय सिंह, राम सिंह, जय गुमाल, जगत सिंह, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा राम सिंह।
राजा चंद्रसेन के भाई थे राम सिंह, जिसने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन की विरुद्ध सहायता मांगी थी 1564 में। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करें। महाराणा प्रताप ने चामुंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1580 में, 1576 में, 1582 में, 1585 में? अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द 1585 में। 1585 में दिवेर युद्ध हुआ था 1582 में, जिसके बाद 1585 में महाराणा प्रताप ने लूणा चामुंड को हराकर चामुंड को अपनी राजधानी बनाया था, जो अमर सिंह प्रथम के समय 1615 ईस्वी में तक चामुंड मेवाड़ की राजधानी रही। प्रताप ने वहां महलों और चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं पहुंचाए नहीं है? प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, विद्यालय में सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन को सुनिश्चित करना? अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना। यह समग्र शिक्षा अभियान का लक्ष्य नहीं है। एसएमएसए के उद्देश्य होते हैं समग्र शिक्षा अभियान, एसएमएसए कहते हैं जिसको, जिसके उद्देश्य हैं समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण एवं न्याय संगत शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा के न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना, शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना, कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, सामाजिक एवं लैंगिक समानता को बढ़ाना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सीखने के परिणामों को बढ़ावा देना, शिक्षक प्रशिक्षण हेतु SIERT व डाइट का सुदृढ़ीकरण करना, खेल और शारीरिक शिक्षा पर जोर देना, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, RT 2009 के क्रियान्वयन में सहायता करना। ये इसके समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्य हैं। तो इसमें नहीं पूछा है तो आपका प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना ये इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन आ। अगला सवाल है आपका, केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया है। राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में, समग्र शिक्षा अभियान में? इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा समग्र शिक्षा अभियान में, ऑप्शन सा। केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समग्र शिक्षा अभियान में परिवर्तित कर दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान एसएमएसए जो एसएसए, RMSA और TE तीनों से मिलकर के एसएमएसए बना है, जिसको 16 नवंबर 2018 में समग्र शिक्षा अभियान कर दिया गया है। अगला सवाल है आपका, समसा के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर 2 समितियां गठित की गई हैं, वो कौन सी हैं? समसा SMSA समग्र शिक्षा अभियान, समसा होता है समग्र शिक्षा अभियान, SMSA समसा। कार्यकारी समिति, योजना परिषद, कार्यकारी परिषद, परियोजना समिति, शासी परिषद, राज्य परियोजना समिति, कार्यकारी समिति, शासी परिषद? अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा कार्यकारी समिति और शासी परिषद हैं वो समसा की 2 समितियां गठित हैं। समसा की कौन कौन सी समितियां हैं? कार्यकारी समिति और शासी परिषद। ये समसा SMSA समग्र शिक्षा अभियान की समितियां हैं, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है। आपका अगला सवाल है, किस SDG गोल में 2030 तक सभी लड़के लड़कियों के मुफ्त, समान एवं गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की प्राप्ति का उल्लेख है? SDG 4.1, SDG 6.2, SDG 5.1, SDG 4.5? अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ, SDG 4.1। अगला सवाल है आपका, शैक्षिक प्रबंधन की सुव्यवस्थित अवधारणा का प्रतिपादक किसने किया?
हेनरी फ्योल ने, लूथर गुलिक ने, पीटर ड्रेकर ने, F.W. टेलर ने। अनुत्तरित प्रश्न आपका सही जवाब हो जाएगा हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल ने प्रबंधन की सुव्यवस्थित अवधारणा का प्रतिपादन किया था। हेनरी फ्योल आधुनिक प्रबंधन का जनक माना जाता है हेनरी फ्योल को, और शैक्षिक प्रबंधन का जनक लूथर गुलिक को माना जाता है, और प्रबंधन का गुरु पीटर ड्रेकर को माना जाता है। आपका अगला सवाल है, शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है। यह कथन है पिफनर का, डिमॉक का, रॉबर्ट एन हिलकर्ट का, एलन का। अनुत्तरित प्रश्न आपका सही जवाब होगा एलन का, ऑप्शन द एलन का। एलन ने कहा था कि शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है। अगला सवाल है आपका, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह किसने कहा था। राधाकृष्णन आयोग ने, कोठारी आयोग ने, यशपाल समिति ने, मुदालियर आयोग ने। अनुत्तरित प्रश्न आपका सही जवाब होगा कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग ने कहा था कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। यह कथन कोठारी आयोग ने कहा था। आपका अगला सवाल है, लूथर गुलिक द्वारा दिए गए पोस्ट कॉर्व सिद्धांत में सीओ का क्या तात्पर्य है। दोस्तों, लूथर गुलिक का जो पोस्ट कॉर्व सिद्धांत दे रखा है, इसमें सभी का अर्थ पता होना चाहिए। पूछा जरूर बेजरूर पूछता है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। लूथर गुलिक ने अवधारणा दे दी थी पोस्ट कॉर्व की अवधारणा, जिसमें पी का अर्थ होता है प्लानिंग नियोजन, ओ का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन संगठन, एस का स्टाफिंग कर्मचारी, डी का डायरेक्टिंग निर्देशन, सीओ का कोऑर्डिनेशन समन्वय, आर का होता है रिपोर्टिंग सूचना या प्रतिवेदन, बी का होता है बजटिंग बजट। तो सीओ का इसमें तात्पर्य ऊंचा है, सी का होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का होता है कोऑर्डिनेशन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ। अगला सवाल है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का निर्देश राज्य को दिया गया। अनुच्छेद 21 का में, अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 51 का, इनमें से कोई नहीं। अनुत्तरित प्रश्न आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का निर्देश राज्य को दिया गया है। आपका अगला सवाल है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों की सुरक्षा उपायों की जांच एवं समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका होता है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का, राज्य सलाहकार परिषद का, राष्ट्रीय एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का, राज्य सरकार का। अनुत्तरित प्रश्न आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय एवं बाल का संरक्षण आयोग का कार्य होता है, ऑप्शन। अगला सवाल है आपका, निःशुल्क और अनिवार्य बाल तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है। समुचित सरकार के बारे में जो कर्तव्य दे रखे हैं उनमें से पूछा कौन सा नहीं है। RT 2009 के तहत समुचित सरकार के कर्तव्य दे रखे हैं, जिसमें पूछा कौन सा नहीं है। प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश एवं उसको पूरा करने की सुनिश्चितता, शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना, आसपास में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अनुत्तरित प्रश्न आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना यह समुचित सरकार का कार्य नहीं है, ये कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। RT की धारा 8 के तहत समुचित सरकार के कर्तव्य दे रखे हैं, समुचित सरकार के कर्तव्य दे रखे हैं RT की धारा 8 के तहत। आपका अगला सवाल है, पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र हैं तो RT अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। 5, 2, 4, 9।
आपका सही जवाब होगा 3। पहली से 5वीं तक अगर 60 से 90 के बीच में छात्र दे रखे हैं तो जिसमें अध्यापकों की संख्या क्या होगी, वो 3 होगी। ऑप्शन था आपका सही जवाब हो जाएगा। जिसमें छात्र संख्या 1 से 30 तक दे रखी है तो 1 छात्र होगा। 31 से 60 तक है तो 2 होंगे, और 61 से 90 तक है तो 3 होंगे। 90 से 91 से 120 तक हैं तो 4 होंगे, और 120 से 200 तक हैं तो 5 होंगे। छात्र संख्या 150 से अधिक होने पर 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होंगे, और 200 से अधिक होने पर इनका अनुपात 40:1 में इसे अधिक नहीं होगा, 40:1। अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने हैं? 35 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे, 40 शिक्षण घंटे एवं तैयारी के घंटे, 20 शिक्षण घंटे, 45 शिक्षण के घंटे। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा 45 शिक्षण घंटे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 के अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह दे रखे हैं, वो 45 शिक्षण घंटे दे रखे हैं। कक्षा 1 से 5 तक के लिए 200 कार्य दिवस, 800 शिक्षण घंटे दे रखे हैं, और कक्षा 6 से 8 के लिए 220 कार्य दिवस और 1000 शिक्षण घंटे प्रति शैक्षणिक वर्ष दे रखे हैं। शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 शिक्षण घंटे हैं, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। आपका अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिकतम है? अलवर में, धौलपुर में, भरतपुर में, करौली में। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा धौलपुर में। धौलपुर जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिकतम है। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ये 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं वो 3 हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसलमेर में है 17 जनसंख्या घनत्व, बीकानेर में है 78 जनसंख्या घनत्व, और बाड़मेर में है 92 जनसंख्या घनत्व। और 400 से 500 के बीच जनसंख्या घनत्व वाले 7 जिले हैं। 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 2 जिले हैं, अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अलवर में 595, भरतपुर में 503। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, टोंक, पाली, धौलपुर। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा टोंक। टोंक है वो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला है। ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक में पाया जाता है। राजस्थान का शहरी लिंगानुपात है वो 914 है। कितना है? 914, जिसमें टोंक का सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात पाया जाता है। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात है वो जैसलमेर में पाया जाता है। दोस्तों, मेहनत करो, विश्वास रखो और कभी हार मत मानो, आज का दिन भी तुम्हारा है। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने % है? 17.83%, 17.48%, 15.46%, 16.5%। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा 17.83%। ऑप्शन आ। ऑप्शन आ। अनुसूचित जाति एससी है वो 17.83% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति संख्या है वो जयपुर और श्रीगंगानगर में पाई जाती है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है वो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में पाया जाता है। न्यूनतम अनुसूचित जाति है वो डूंगरपुर प्रतापगढ़ में पाई जाती है। डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में पाई जाती है। अगला सवाल है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? नाथरा की पाल, खेतड़ी, सिंघाना, खोदरेवा। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा नाथरा की पाल। नाथरा की पाल है और राजस्थान में तांबा का उत्पादक क्षेत्र नहीं है। नाथरा की पाल से लौह अयस्क के भंडार मिले हैं। ये तांबे के भंडार नहीं है, नाथरा की पाल लौह अयस्क के भंडार मिले हैं। नाथरा की पाल है वो उदयपुर में है। अगला सवाल है आपका, सुमेलित करना है दोस्तों। इधर मैग्नीज क्षेत्र दे रखे हैं, उधर 5 जिले दे रखे हैं। सुमेलित करना है कौन सा मैग्नीज किस जिले में पाया जाता है। अब नेगड़िया मैग्नीज क्षेत्र है। सॉरी दोस्तों, जो नेगड़िया मैग्नीज क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है, इसको सुमेलित करना है दोस्तों। इधर जिले हैं, इधर मैग्नीज क्षेत्र हैं, इनको क्या करना है आपको, सुमेलित करना है। सुमेलित करना है दोस्तों। तो इसमें सुमेलित के लिए पूछा है, तो नेगड़िया जल है वो राजसमंद में कहाँ है, राजसमंद में। नेगड़िया राजसमंद में है, नेगड़िया राजसमंद में। बड़ी सार है वो उदयपुर में है। बड़ी सार कहाँ है दोस्तों, बड़ी सार उदयपुर में है। बड़ी सार और छोटी सार मैग्नीज क्षेत्र हैं वो उदयपुर में है। तो बी का हो जाएगा 2। अब बोनली है वो सवाई माधोपुर में है। बोनली कहाँ है, सवाई माधोपुर में है। बोनली और गांगवाड़ी ये मैग्नीज क्षेत्र हैं वो सवाई माधोपुर में है। सी का हो जाएगा 4। अब काला खूंटा दे रखा है वो है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में सर्वाधिक मैग्नीज क्षेत्र हैं। काला खूंटा है, लीलवानी है, घाटिया है, कांसला है, इटावा है, सागवा है, खेड़िया है, कांचल है, बादरिया है, सनाई कलाई है, गोयका है, खेरी बेरी खूंटा है, तलवाड़ा है। ये सभी हैं वो बांसवाड़ा में दे रखे हैं मैग्नीज क्षेत्र। तो डी का हो जाएगा 1। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें 3, 2, 4, 1। अब 3, 2, 4, 1 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, 3, 2, 4, 1 दे रखे हैं आपके ऑप्शन आ में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ। अगला सवाल है आपका, बेरिलियम का उत्पादन कौन से जिलों में होता है? जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी, जयपुर, उदयपुर। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा जयपुर और उदयपुर में बेरिलियम का उत्पादन होता है। जयपुर और उदयपुर में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दा। बेरिलियम षटकोणीय आकृति वाला एक खनिज है। यह एल्युमिनियम का सिलिकेट है। इसका रंग हरा, हल्का हरा और पीला सफ़ेद भी होता है। यह अजमेर और जयपुर में पाया जाता है। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, चूरू अजमेर, बीकानेर नागौर। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा, चूरू और अजमेर में। चूरू और अजमेर में चना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सर्वाधिक उत्पादन चूरू और अजमेर जिलों में होता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल चूरू और हनुमानगढ़ में किया जाता है। सर्वाधिक उत्पादक है वो 12 कोटा में किया जाता है। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किसे पीला सोना के नाम से जाना जाता है? अफीम, सोयाबीन, सूरजमुखी, जोजोबा। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा होहोबा और जोजोबा को पीला सोना के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन द सही जवाब हो जाएगा। पीला सोना या डेजर्ट गोल्ड होहोबा या जोजोबा को कहा जाता है। राजस्थान में होहोबा जोजोबा का पौधा सर्वप्रथम 1956 में काजरी, जोधपुर के वैज्ञानिकों ने इजराइल से लाया गया था। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 के अनुसार वाणिज्यिक फसल के लिए प्रीमियम राशि कितनी है? 1.5%, 2%, 5%, 3%। आपका सही जवाब हो जाएगा 5%। प्रीमियम राशि है वो 5% दे रखी है। आपका अगला सवाल है, सुमेलित करना है। इधर संस्थान दे रखे हैं दोस्तों, इधर जिले दे रखे हैं। कौन सा संस्थान कौन सी जगह है, इनको सुमेलित करना है दोस्तों। इनको क्या करना है, सुमेलित करना है।
और नीचे दे रखे हैं कूट। सही स्थान बेर एवं खजूर अनुसंधान संस्थान वो कहाँ है दोस्तों? बेर एवं खजूर अनुसंधान संस्थान है वो बीकानेर में है। तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4 आपका दे रखा है एक ही ऑप्शन में, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं। ज्वार अनुसंधान संस्थान, ज्वार अनुसंधान संस्थान है वो आपका बल्लभगढ़ उदयपुर में है, तो बी का हो जाएगा 2, बी का 2 भी दे रखा है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वो केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वो है सूरतगढ़ गंगानगर में है। सॉरी, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वो दुर्गापुरा जयपुर में है। कहाँ है? जयपुरा जयपुर में है, तो सी का हो जाएगा 5। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान है वो बीचवाला बीकानेर में है, बीचवाला बीकानेर में है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 4, 2, 5, 1 ऑप्शन दा। और राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान है वो तवीजी अजमेर में है, जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी। ज्वार अनुसंधान है बल्लभगढ़ उदयपुर में है। केंद्रीय कृषि फार्म है वो जैतपुर में है, जैतपुर में है। राष्ट्रीय संशोधन अनुसंधान संस्थान है वो सेवर भरतपुर में है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सी एक बकरी की नस्ल है? खैरी, सिरोही, मालवी, सांचौरी, अनुत्तरत प्रसन। बकरी की नस्ल पूछी है दोस्तों, तो इसमें सिरोही है वो बकरी की नस्ल है। सिरोही क्या है? बकरी की नस्ल है। बकरी को गाय की, गरीब की गाय कहते हैं। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज भी कहते हैं। शेखावाटी है वो बिना सींग की नस्ल है। काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है शेखावाटी। अगला सवाल है आपका, सुमेलित करना। सूची 1 दे रखी है, सूची दे रखी है, इधर दे रखी हैं नस्लें, इधर दे रखी हैं किसकी नस्लें हैं। सूची 1 में नस्लें दे रखी हैं, सूची 2 में दे रखी हैं कौन से पशु की नस्लें हैं। इनको क्या करना है दोस्तों? सुमेलित करना है, कूट में से जवाब देना है कौन सी नस्ल किसकी है। तो बीटल, बीटल नस्ल किसकी है? नागौरी है, लीली रावी है और मेरिनो है। इसमें भैंस, भेड़, गाय और बकरी, इसमें से सुमेलित करना है। बीटल है वो बकरी की नस्ल होती है। बीटल किसकी नस्ल होती है? बकरी की नस्ल होती है। बीटल किसकी नस्ल होती है दोस्तों? बकरी की नस्ल होती है। तो ए का हो जाएगा 4। अब ए का 4 2 ऑप्शनों में दे रखा है, तो ये तो कट हो जाएंगे, पहला और दूसरा तो कट हो जाएंगे। अब इसमें देखना है। नागौरी, नागौरी है वो नस्ल होती है गाय की। नागौरी बैल बहुत प्रसिद्ध है नागौरी, तो बी में हो जाएगा 3। अब बी में 3 इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, अभी तो दोनों हैं। और नीली रावी, नीली रावी है वो भैंस की नस्ल होती है। किसकी होती है? भैंस की, तो सी में हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन सा सही जवाब। और मेरिनो है वो भेड़ की नस्ल है, चोकला मेरिनो। आपका अगला सवाल है, इनमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? अक प्रत्यय नहीं पूछा है दोस्तों। चालक, पालक, बाल, कारक, बालक, किसमें अक प्रत्यय नहीं है? आपका सही जवाब हो जाएगा बालक है जिसमें अक प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन दा आपका सही जवाब हो जाएगा। बाल प्लस क होता है इसका बालक। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अमर का अर्थ नहीं है? आकाश, केसर, पवन, वस्त्र। अमर में आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है, केसर भी होता है, लेकिन पवन नहीं होती है। तो ऑप्शन सा हो जाएगा आपका सही जवाब। आपका अगला सवाल है, किस विकल्प का विलोम शब्द युग्म असंगत है? असंगत पूछा है। कृस, सूक्ष्म, याचक, दाता, विरल, सघन, प्रारब्ध, पौरुष, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा कृस और सूक्ष्म, यह सुमेलित नहीं है, यह गलत विलोम शब्द है। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? स्मरण, विस्मरण, आधुनिक, नवीन, चपल, गंभीर, निषिद्ध, विहित। आपका सही जवाब हो जाएगा आधुनिक और नवीन, यह युग्म सुमेलित नहीं है। आधुनिक का उचित विलोम प्राचीन होता है।
आधुनिक का क्या होता है, प्राचीन होता है, नवीन नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करें। किस शब्द का युग्म अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? चिर चीर, सदा रहने वाला वस्त्र, कर्म क्रम, सिलसिला कार्य, प्रहार परिहार, चोट परित्याग, अतल अतुल, तल रहित अनुपम, अनुद्धृत प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा कर्म और क्रम, सिलसिला कार्य ये युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन बा हो जाएगा सही जवाब। कर्म होता है कार्य, क्रम होता है सिलसिला। सिलसिला ये उल्टा दे रखा है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, असत्य बताइए। असत्य कथन को बताना है दोस्तों। कौन सा असत्य कथन है? भारत में प्रधानमंत्री सरकार में स्थान सर्वोपरि है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी है। किसी मंत्री के त्यागपत्र से संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन दा। ये असत्य कथन है। ये किसी मंत्री के त्यागपत्र से संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, यह कथन असत्य कथन है। ऑप्शन दा आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे बड़े दल नेता को चुनता है। लोकसभा में बहुमत अर्जित करने वाले गठबंधन के दलों में सबसे बड़े दल नेता को चुनता है। राज्यसभा में सबसे बड़े दल नेता को चुनता है। गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा गठबंधन अथवा बहुमत दल के नेता को जिसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो उसे वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन दा हो जाएगा आपका सही जवाब। आपका अगला सवाल है, संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त अधिकार है। अविश्वास प्रस्ताव, विधेयक, शून्यकाल, दल बदल। आपका सही जवाब हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव है जो संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त अधिकार है। ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्ताव किया जाता है। किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जो धन विधेयक संबंधी विधेयक होता है सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन दा आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कथन दे रखे हैं दोस्तों, फिर उनमें से कूट का चयन करना है। भारतीय संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक मात्र सामान्य विधेयकों पर बुलाई जा सकती है। संविधान संशोधन विधेयकों पर भी संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 102 में वर्णित है। आपके कूट दे रखें, देखना है कौन से सही हैं। इसमें आपके सही हो जाएंगे। भारतीय संसद के दोनों सदनों की गतिरोध की स्थिति संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ये तो सही है दोस्तों। संयुक्त बैठक मात्र सामान्य विधेयकों पर बुलाई जा सकती है। ये भी सही है दोस्तों। 1 और 2 दोनों सही हैं। संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अनुच्छेद 102 में वर्णित है। नहीं, ये गलत है। ऑप्शन 3 गलत है। अनुच्छेद 108 आएगा, यहाँ 102 नहीं आएगा, तो 3 नहीं आएगा। तो 1 और 2 सही है। तो आपका ऑप्शन दा हो जाएगा आपका सही जवाब। आपका अगला सवाल है, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन किस हार्मोन द्वारा किया जाता है? इंसुलिन हार्मोन द्वारा, ग्लूकागोन हार्मोन द्वारा, प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन द्वारा। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन द्वारा। रक्त में शर्करा स्तर का विनियमन इंसुलिन हार्मोन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 3F हार्मोन किसे कहते हैं? एपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन।
आपका सही जवाब हो जाएगा एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन 3F हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन आ आपका सही जवाब होगा। 3F होता है फियर फाइट फाइट, फियर फ्लैट फाइट, फियर फ्लैट फ्लैट हार्मोन भी कहते हैं इसको 3F। इस हार्मोन को 4S हार्मोन भी कहते हैं। 4S होता है स्ट्रेस, शुगर, साल्ट, सेक्सुअल डेवलपमेंट। आपका अगला सवाल है, शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क है शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का उत्तरदायी भाग होता है अनुमस्तिष्क। ऑप्शन सा आपका सही जवाब होगा। अग्र मस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है अग्र मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क होता है वो देखने सुनने संबंधी प्रतिवर्ती क्रियाओं के संबंध में अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला सवाल है आपका, प्रतिवर्ती चाप का सही क्रम क्या है? प्रतिवर्ती चाप के बारे में क्रम पूछा है दोस्तों। ग्राही प्रेरक तंत्र का कोशिका, संवेदी तंत्र का कोशिका, मेरुरज्जु पेशियां। ग्राही संवेदी तंत्र का कोशिका, मेरुरज्जु प्रेरक तंत्र का कोशिका, पेशी है। संवेदी तंत्र का कोशिका, प्रेरक तंत्र का कोशिका, ग्राही, मेरुरज्जु पेशियां। ग्राही प्रेरक तंत्र का कोशिका, मेरुरज्जु संवेदी तंत्र का कोशिका, पेशियां। इसमें सही क्रम देखना है प्रतिवर्ती चाप का सही क्रम। प्रतिवर्ती चाप का सही क्रम होता है दोस्तों ग्राही संवेदी तंत्र का, मेरुरज्जु प्रेरक तंत्र का कोशिका और पेशियां। ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका अगला सवाल है, भविष्य का ईंधन है गोबर गैस, LPG, CNG, हाइड्रोजन गैस। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हुआ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है जिसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन दा आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन दा हाइड्रोजन गैस। CNG और गोबर गैस का संयुक्त घटक मीथेन गैस होता है। LPG एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। आपका अगला सवाल है, यदि B जोड़ के लिए, G घटाव के लिए, E गुणा के लिए, C भाग के लिए और D बराबर के लिए, A अधिक के लिए, F कम के लिए, तो निम्न में से कौन सा सही होगा? इनमें से देखना है दोस्तों कौन सा सही होगा। अब इसमें दे रखे हैं, इसमें लगा लेना आप हिसाब से, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा का सही जवाब होगा कि C दे रखा है भाग के लिए, तो 15 में 3 का भाग दे देना, 5 आ जाएगा। B दे रखा है आपका जोड़ के लिए, फिर जोड़ के लिए, और D दे रखा है आपका बराबर के लिए, फिर B दे रखा है आपका जोड़ के लिए। ऐसे आ जाएगा 5 2 7 हो जाता है, बराबर 6 + 1 जी 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बराबर संख्या में गायों और ग्वालों में से एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुना से 28 कम थी, ग्वालों की संख्या कितनी होगी? ग्वालों की संख्या पूछी है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि गायों की संख्या है वो ग्वालों की संख्या के 4 गुने से 28 कम है, तो ग्वालों की संख्या है, गायों की संख्या है जिसमें 4 पैर होते हैं, तो 4C + 2M बराबर 4CM - 28 इसमें से कर देंगे। आपका इस प्रकार हो जाएगा कि 4C क्या हो जाएगा? 4C + 2M बराबर 4C + M - 28। इस हिसाब से कर देंगे तो आपका आंसर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दा 14 आंसर हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है, 5 10 13 26 29 58 61 आगे कौन सा पद आएगा? 125 122 64 128। अनुत्तरित प्रश्न। आगे पद देखना है दोस्तों। आगे पद आ जाएगा आपका
इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 का गुणा प्लस 3, 2 का गुणा प्लस 3 हो रहा है, 2 का गुणा प्लस 3, 2 का गुणा प्लस 3, तो इसमें हो जाएगा 61 दूनी प्लस 3 और 5 125। ऑप्शन 125 क्यों 122, ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, यदि 27 एक्स माइनस 27 की पावर दे रखी है एक्स माइनस वाई बराबर 243 और 7 एक्स प्लस वाई दे रखा है 2401, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसमें 3 की पावर बना देंगे इसको, 3 की पावर 3x माइनस 3y बराबर 3 की पावर 5 हो जाएगा। ये वाला 3 की पावर 3x माइनस 3y बराबर 3 की पावर 5 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। और ये वाला है तो 7x प्लस वाई तो 7 की पावर 4 हो जाएगा इधर से, तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन सा। 122 के मान आ जाएंगे 17/6 और 7/6। आपका अगला सवाल है, यदि पी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस क्यू 2 प्लस एक्स और x माइनस 22 से 2 से पूर्णतः विभाज्य है तो p और q के मान कितने होंगे। p और q के मान ज्ञात करने हैं दोस्तों। ये पूर्णतः विभाज्य है तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, x बराबर -2 रखनी है आपको। तो -2 -8 इंटू पी -2, x बराबर -2 रख दो, x बराबर -2 रख दो और x बराबर 2 रख दो एक बार, ये 2 बार ऐसे रख लो, आपके सही जवाब हो जाएगा आपका -4 -3/4 और -4 -3/4 और -4, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दा। x बराबर एक बार तो रखना है -2 और एक बार रखना है x बराबर 2, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दा। अगला सवाल है आपका, यदि समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3p बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल बराबर हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। p का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो p का मान ज्ञात कर रहे हैं तो इसके मूल हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका 6/p और अल्फा बीटा हो जाएगा 6/p, तो आपका 3p/p, तो आपका 3 आ जाएगा। तो 6/p बराबर 3, 6/p बराबर 3, तो p बराबर 2 आ जाएगा आपका ऑप्शन सा। अगला सवाल है, रेखीय समीकरणों 2x प्लस 5y बराबर 16 है तो 5x प्लस 3y बराबर 21 कितने हल हैं। अद्वितीय हल, केवल 2 हल, केवल हल नहीं, अनंत हल, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा अद्वितीय हल। इसके अद्वितीय हल होंगे, इसके कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, क्योंकि सभी का मान अलग अलग है। 2/5 बराबर 5/3 बराबर 16/21 सभी अलग अलग हैं, तो इसके अद्वितीय हल हो जाएंगे। अगला सवाल है आपका, तीन की पावर m प्लस 3 की पावर m माइनस 1 अपॉन 3 की पावर m प्लस 1 माइनस 3 की पावर n का मान कितना होगा। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 2/3, 2/3 ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बहुपद पी एक्स बराबर x-2 का होल स्क्वायर प्लस 4 के शून्यों की संख्या कितनी होगी। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 और 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 5 और 2 आना चाहिए। तो पी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका एक्स को स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर को खोल लेंगे, होल स्क्वायर को खोल लेंगे, तो होल स्क्वायर को खोल लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इस हिसाब से निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 8। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, शून्यों की संख्या इधे नहीं रखें दोस्तों इसमें ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। वैसे शून्यों की संख्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 से हो जाएगा। आपका अगला सवाल है,
यदि x-1 कोमा 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणांक है तो x का मान ज्ञात करना है। x किसके बराबर है, इसके भी ऑप्शन नहीं दे रखे हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, इस क्वेश्चन के भी ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। वैसे इसमें k का मान -3 हो जाएगा, आंसर -3 आएगा। इसको x बराबर 1 रखना है, x का मान क्या रखना है, इसमें 1 रखना है। ये x-1 दे रखा है तो इसमें फिर x बराबर 1 रख देंगे, x बराबर 1 रख देंगे तो 4 प्लस 3 प्लस ये x बराबर 1 रखेंगे तो 4, x बराबर 1 रखेंगे तो +3 माइनस x बराबर 1 तो 4 बराबर k, ऐसे कर देंगे, या प्लस k बराबर 0, ये हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा 4 और 3 7, 7 में से 4 गई 3 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर -3, k बराबर कितना हो जाएगा, -3 आपका सही जवाब हो जाएगा, -3 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 5 4 9 13 22 35, अगला पद क्या होगा, 70 57 75 63। अगला पद दोस्तों ज्ञात करना है, अगला पद क्या होगा। इसमें अगला पद हो जाएगा आपका +9 हो रहा है सब में, 5 + 4 9, 4 + 9 13, 13 + 9 आगे वाली संख्या जुड़ रही है इसमें 22, 22 + 13 22, 9 + 13 35, 22 हो जाएगा, 22 + 35 57 हो जाएगा। तो आपका 22 + 35 कितना हो जाएगा, 57, ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका x³ + 3x स्क्वायर + 3x + 1 को x + 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। इसमें भाग देने पर भागफल क्या होगा, भागफल पूछा है तो इसमें भाग देंगे तो आपका इसमें भागफल आएगा x² + 2x + 1, x² + 2x + 1, ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या हुआ, गुरुवार, सोमवार, बुधवार, मंगलवार, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें मंगलवार। अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ये अधिवर्ष में फरवरी में दिनों की संख्या होती है वो 29 होती है, जनवरी 31 होती है, तो कुल दिन कितने हो गए, 29 + 31, 29 + 31, तो आपके हो गए 61 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 60 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 60 दिन हो गए। अब 60 दिन को 7 से डिवाइड दे देंगे, 60/7, तो आपका 8 सप्ताह 4 दिन आएगा, 8 सप्ताह 4 दिन। तो 1 जनवरी को शुक्रवार तो 8 सप्ताह 4 दिन निकाल लेंगे तो आपको 8 शुक्रवार, 8 सप्ताह 4 दिन, तो आपका आ जाएगा मंगलवार। शुक्रवार से क्या हो जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन दा हो जाएगा। अगला सवाल है आपका यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन है दोस्तों। द स्टोर हैज 2 लिफ्ट्स बट खाली जगह इज वर्किंग, एनी, एवरी, बोथ, नाइदर, अनुत्तरित प्रश्न। आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द नाइदर, ऑप्शन द नाइदर। नाइदर का प्रयोग नहीं के अर्थ में होता है, किसके अर्थ में होता है, नहीं के अर्थ में। सेंटेंस में 2 आए हैं, सेंटेंस में 2 आए हैं तो आइदर, नाइदर या बोथ का नहीं, बोथ का यूज होता है। बोथ का यूज प्लूरल वर्ब के साथ होता है, जबकि नाइदर और आइदर का यूज सिंगुलर वर्ब के साथ होता है। सिंगुलर वर्ब एवं बट का यूज कनेक्टिव में, अतः नाइदर का यूज हुआ। बट का यूज कनेक्टिव में दे रखा है तो इसमें नाइदर का यूज हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ऑप्शन दा। अगला सवाल है खाली जगह पेन विल डू मैनी, एनी, मच, इनफ, अनुत्तरित प्रश्न। तो मैनी चॉइस दर्शाने के लिए सिंगुलर वर्ब नाउन के साथ आता है,
इसमें पहले एनी का यूज होता है। पहले किसका यूज होता है? एनी का यूज होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, ए बॉट दिस शर्ट खाली जगह RS 200 फोर इन विद ऑफ अनुत्तरित प्रश्न। फोर कीमत बताने के लिए बाई के साथ फोर परमिशन का यूज होता है। फोर प्रपोजिशन का यूज होता है बाई के साथ। बाई के साथ किसका यूज होता है? फोर का होता है। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ, फोर। बॉट करना है ना, खरीद रहा है, तो इसके साथ फोर का यूज होता है, तो ऑप्शन आ आपका सही जवाब हो जाएगा। और रेट बताने के लिए बाई के साथ एट का यूज होता है। और रेट बताएगा तो बाई के साथ एट का यूज होगा। प्राइस बताने के लिए फोर का यूज होता है और रेट बताने के लिए एट का यूज होता है। आपका अगला सवाल है, वन और दी अदर ऑफ दोज स्टूडेंट्स खाली जगह स्टोलन माई परचेज हैज हैव वाच वर। हैज यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में है तो ऑफ का यूज होगा। ऑफ से पहले वाले भाग में अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है, अतः यह सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ऑप्शन आ आपका सही जवाब हो जाएगा, हैज। अगला सवाल है, द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स खाली जगह एक्सप्लेन्ड बाई न्यूटन वाच वर हैज हैव। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ, बाच। ऑप्शन आ, बाच। द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स एक ही भाव दे रहे हैं, एक ही अर्थ दे रहे हैं। एवं जब किसी सब्जेक्ट के दो अलग अलग नाउन एक ही भाव दे रहे हैं, एक ही अर्थ दे रहे हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट का वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी आदि सब्जेक्ट सिंगुलर हैं। तो इसमें एब एंड फ्लो, तो इसमें बाज आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जिन भाइयों ने अपनी प्रिपरेशन देखी है उनको पता चल गया है कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही आप प्रिपरेशन करते रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू, धन्यवाद। प्रीवियस मॉडल पेपर देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें, प्रीवियस मॉडल भी देखें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। जिन भाइयों का एग्जाम एडमिट कार्ड निकला है 23 तारीख का, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।